अशोक जी को देखता हूँ, मुझे अपने आपके वहाँ आने की, प्रवास की यादें ताज़ा हो जाती हैं, आपके परिवार के सदस्यों के साथ जो मिलना हुआ, उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो आपने सत्कार किया, उसकी यादें ताज़ा होती हैं। साथ ही आप मुझे जो गौशाला में ले गए और अपने नंदी के साथ भी परिचय कराया, रात के टाइम पर मेरे ख़्याल से 9-10 बज रहा होगा, तो उसकी भी यादें ताज़ा हैं और रात को 11 बजे बैठ कर के हमने जो बाकी गाँव वालों के साथ परिचर्चा की और मंदिर के दर्शन किए, वो सबकी यादें ताज़ा करते हुए आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऐसे ही आप अपने जीवन में इस तरह से योगदान करते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है, शुभकामनाएँ हैं। और मैं अब इसी क्रम में आगे चलते हुए अगले सत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले सत्र में एक प्रनीत जी मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रनीत जी के साथ मेरा बहुत पुराना परिचय नहीं है, अभी हाल की ही बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जब उनके साथ मुलाकात हुई थी। और प्रणीत जी जैसा कि लिंक में लिखा भी था, एक कंपनी में है जिसका नाम है कैलिफोर्निया बोरेटो और मुझे भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ हमें बताई, मुझे बताई, जिसके लिए मैंने फिर सोचा कि ये हमारे साथ जितने भी कृषक हैं, उनके साथ इसके ऊपर चर्चा की जाए और सोच समझ करके जो भी हम काम करते हैं, उसके आधार पर अगले जो है चरण लेने का प्रयास करें। तो प्रणीत जी का जो कार्य है, वो इस प्रकार से है कि वो किसानों को कुछ बीज देंगे। एक काले रंग के जो बीन्स होती हैं, उसको देंगे और उनके साथ वापस खरीदारी करने की प्रक्रिया उनकी है। अब वो प्रक्रिया क्या है, कैसे है, क्या उसके नियम हैं, कानून हैं, शर्तें हैं, उसके बारे में भी वो बताएँगे। साथ ही ये जो प्रजाति है, ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके बारे में बताएँगे। मुझे भी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरा विशेष अनुरोध आज रोशन लाल राउत जी से भी रहेगा कि वो भी तकनीकी रूप से इस जो प्रजाति है उसको प्रश्न काल में उसको समझने का प्रयास करें और उसके साथ ही जो और संभावना होती है केवीके के माध्यम से अगर हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस लगा सकें, ट्रायल कर सकें, तो उस चीज़ के ऊपर भी वो आगे अपने विचार दें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। और लेकिन आज की हमारी जो चर्चा है इस चीज़ के ऊपर कि मैं प्रणीत जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रणीत जी से पहले उनके एक सहयोगी थे विनय जी, उनके साथ मेरी चर्चा हुई थी। मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और फिर मुझे लगा कि ये संभावनाओं को भी हमें विचार करना है। तो विनय विनय जी शायद भी उपस्थित हैं, प्रणीत जी भी शायद उपस्थित हैं। मैं आप दोनों का स्वागत इस योगाहार कार्यक्रम में, जिसके बारे में आपको जानकारी रंजना जी ने पहले ही दे दी होगी। उसको आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ और इनका विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों में इस दलहनी फसल है ज मेरी जो समझ में आ रहा है, बीन्स की बात कर रहे हैं, तो दलहनी फसल है, पल्स के रूप में आती है और ये शायद किसी रेस्टोरेंट में का उपयोग होता है। तो उसका वो किसान से सीधे जुड़ करके आगे कुछ संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। इन सब संभावनाओं को तलाश करने के लिए प्रणीत जी आपका स्वागत है। यू आर वेलकम टू कम इन एंड शेयर योर एक्सपीरियंस और अपना इंट्रोडक्शन भी कराइएगा, अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा। प्रणीत जी और विनय जी अगर वो भी जुड़े हुए हैं साथ में। Hey sir, hey, good morning. Thank you so much for the welcoming session. Pranit ji will be leading the session. Pranit, Thank you, sir. Thank you so much for the opportunity. I'm really glad to have this opportunity. Uh, प्रणाम जी सब लोगों को। मेरा नाम प्रणीत है। मैं कैलिफोर्निया बर्ड से बात कर रहा हूँ। आई मीन बेंगलुरु से। हमारी जो कंपनी है ये मेक्सिकन बिन का रेस्टोरेंट कंपनी है। हमारा पूरे आउटलेट्स है पूरे इंडिया में। पूरे मीन 100 से ऊपर आउटलेट्स है हमारा। हम जो किसानों को इकट्ठा करके तो उसके साथ ये जो हमारा जो बीन्स है ना, वो कल्टीवेट करके हम डायरेक्टली हमारे रेस्टोरेंट में पहुंचने की हमारा प्रायश्चित है। और हमारे जो बीन्स है ये सिमिलरली इसको बोलते हैं पिंटो बीन्स एंड ब्लैक बीन्स। ये जो है सिमिलरली सोयाबीन जैसे है और राजमा जैसे भी है। तो इसको उगाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं किसानों को जोड़ के। तो इसके बारे में और मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको भी ये
फोटोज भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। एक मिनट। सर आप देख सकते हैं इसको, बीन्स को? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जी यस, वी जी कैन सी। जी 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 जी। ये बीन्स बोलते हैं इसको ब्लैक बीन्स, और इसको बोलते हैं पिंटो बीन्स। जी। ये उगाना होता है। ये दोनों बीन्स है हमारा रेस्टोरेंट का, जो हम देके फिर कल्टीवेट करके हम फिर उसको खरीदते हैं, बाय बाय करते हैं फार्मरों के साथ। और ये इसका क्रॉप का स्टेज है जी, हार्वेस्टिंग स्टेज है। जब हार्वेस्ट होता है ना, उस समय का स्टेज है ये। फिर पवन जी ये आप जस्ट जस्ट अ मिनट है। पवन जी, या ये पहला जो दोनों फोटो दिखाया वो लास्ट स्टेज है, मतलब वो हार्वेस्टिंग स्टेज का फोटो सही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये वेजिटेटिव स्टेज है, ओके। जो जो भी अभी दिखा रहे हैं ना, अभी वेजिटेटिव स्टेज है ये। और ये जब वो होते हैं ना, अभी मैं वीडियो भी प्ले कर सकता हूँ इधर। ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹ್ಞೂ या जेमिनेशन होने के बाद ये सब। ये आफ्टर जेमिनेशन ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ वेजिटेटिव स्टेज है इसका अभी। तो इसका हार्वेस्टिंग स्टेज है अभी। सो ये दिस इज 3 months क्रॉप, 90 to 100 days क्रॉप। पर एकड़ द सीड रेट इज, आई मीन, प्रणीत जो पर एकड़ द प्रणीत सीड रेट होते हैं। सर प्रणीत, सर हिंदी में बोल देना। ओके। जी जी जी। सर जी सर, ये एकड़ है ना, पर एकड़ को इसको लगेगा 7 से 8 kg का सीड आपको लगेगा। और इसका जो यील्ड आएगा ना पर एकड़, एवरेज है 5 से 6 क्विंटल का एवरेज है इसका यील्ड। तो आपको किसानों को सीड खरीदना होता है हमारे साथ, हम खुद ही सप्लाई करते हैं किसानों को सीड। वो होता है, वो पड़ता है आपको 1 kg का 90 रुपीज। जब हम बायबाक करते हैं ना आपसे, जो हार्वेस्टिंग का प्रोड्यूस है, वो बायबाक करते हैं हम लोग 1 kg का 65 रुपीज के रखते हैं हम लोग आपसे। जी। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको ही देखना होगा। हम सीट भेजेंगे आपको आपकी जो भी एड्रेस है। फिर आपको भी जो हार्वेस्ट होता है ना, वो सीड्स हम हमारा वेयर उसको भेजना होगा। वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी आपको ही संभालना होगा। जो भी हार्वेस्ट आता है ना, उसको हम पैसे देते हैं सर। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कंपनी का। तो ये क्रॉप का बारे में है। आई शेयर यू मोर डिटेल्स। सर इसको क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट है, जो भी वेदर है इसको सूटेबल होगा, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो इसको चाहिए इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए इसको। और इसको सॉइल जो है ना, वेल वेल आई मीन पीएच जो है ना, प्रणीत 6 से प्रणीत 7 एक तक मिनट होने चाहिए। प्रणीत एक जी। मिनट वो इरिगेशन मतलब पानी का,
पानी का सप्लाई पानी। जरूर होना है हर एक वीक टिल वो फ्रूटिंग, आई मीन बीज आने तक भी ठीक तरह से पानी देना चाहिए। ठीक है प्रणीत, प्लीज कंटिन्यू। जी, लैंड जो है ना, 2 से 3 बार प्लविंग होना चाहिए। जो भी वीड्स आते हैं ना उसको निकलना चाहिए। फिर इसको ना रिजेस एंड फर्रोस बनाना चाहिए, जो अच्छे खासे से बेड्स बनाना चाहिए इसको शो करने के लिए। इसका हमारा जो क्रॉप है ना, इसका पर्टिकुलर सीजन कुछ नहीं है। ये दिस कैन बी ग्रोन इन ऑल सीजन्स, लाइक खरीफ रबी भी ग्रो हो सकता है। तो इसका स्पेसिंग रहेगा आपको रो टू रो 45 to 60 सेंटीमीटर्स, एंड प्लांट टू प्लांट आपको रहेगा 10 to 15 सेंटीमीटर्स। जैसे मैं आपको पहले ही बोला था, सीड आपको रहेगा एवरेज 7 to 8 kg पर एकड़, मीन 7 से 8 kg का एकड़ एवरेज है इसका सीड रेट। तो इसका इरिगेशन तो आप ड्रिप इरिगेशन करें तो बहुत अच्छा आपके लिए है। तो वाटर वेस्ट होने का मीन मीन कम होगा। तो इसका वीड मैनेजमेंट होगा 2 बार होगा। हैंड वीडिंग से हो जाएगा। फिर जो भी मशीन है वो भी यूज कर सकते हैं इन बिटवीन प्लांट्स रो टू रो। एंड इसका हार्वेस्टिंग होगा आपको 90 to 100 डेज तक। जब हार्वेस्ट करना होगा, जो जो पॉट्स होते हैं ना 80 to 90% आने के, जो मेच्योरिटी आने के बाद हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो भी पॉट्स होते हैं ना 10 to 12 मॉइस्चर होने के बाद वी कैन हार्वेस्ट देम क्रॉप इजीली। तो इसका यील्ड आपको आएगा एवरेज 5 to 6 क्विंटल्स पर एकड़। तो जो भी हार्वेस्ट होने के बाद जो भी बीन्स होता है ना उसको क्लीन करके विदाउट एनी सैंड होके हमको बेचना होगा जी। वो या 25 kg या 30 kg बैग में पैक करके हमको हमारा वेयर हाउस में भेजना होगा। सो ये सर हमारा क्रॉप। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। सर ये किस समय सोइंग होगा ये? सर इसका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है। ये रबी में ग्रो हो सकता है, खरीफ में भी ग्रो हो सकता है। सर खरीफ मतलब हम जून जुलाई पकड़ते हैं, रबी बोले तो सितंबर अक्टूबर पकड़ के चल जाते हैं सर। ये दोनों सीजन बेस्ट सीजन है, लेकिन फिर भी हम समर में भी ट्राई किया है। समर में भी हम काफी सक्सेस हुए, इसलिए हम थ्रू आउट ईयर रेकमेंड कर रहे हैं। एक्सेप्ट हाई विंटर, मीन्स ज्यादा कोल्ड जहां पर रहता है ना वो एरिया अवॉइड किया तो बेटर रहेगा सर। सर टेम्परेचर जैसे गर्मी में 45 हो जाता है। नहीं सर, नहीं चलेगा। 35 तक ठीक है सर, 35 के ऊपर नहीं चलेगा। जी 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 मैं इसको अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये स्लाइड को तो शेयरिंग आपने कर दी है, आप इसको अब बंद कर दीजिएगा प्रणीत। यू कैन सॉरी। एंड First of all, thank you Pranit for sharing all the information. Yeah. पवन जी, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन एंड आंसर, मैं जानना चाहता है कि ये सारा लोग फार्मर्स जुड़े हुए हैं ना इधर? हाँ, यस। कहाँ का है? सारे मीन्स लोग पर्टिकुलर टू एनी स्टेट और दूसरा No, mix of Maharashtra, as I said, Maharashtra, Madhya Pradesh, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, ठीक है Jharkhand. डन It's a mix थैंक of यू। farmers from मिक्स everywhere. ऑफ, ठीक। And also we have this our scientist, Dr. Roshan Lal Raut, who's the head of the KVK in Madhya Pradesh. So Okay. I would request Dr. Roshan Lal Raut ji. रोशन लाल जी, आप अपने प्रश्न करिए अपने दृष्टिकोण से, और जो प्रैक्टिस बताया है उसके बारे में आपकी टिप्पणी है, आपके कमेंट्स हैं, तो आपको भी करिएगा। डॉक्टर रोशन लाल जी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया क्रॉप है, और एक्चुअली एक्जोटिक क्रॉप है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग कि जो टेम्परेचर की बात हुई है, तो हमारे यहाँ जो विंटर है, जैसे अभी शरद भैया पूछ रहे थे, तो विंटर में ये नहीं होगी, पहली चीज तो जो इन्होंने कही। दूसरा, ये जो इसका पॉड जो है, मुझे थोड़ा सा पॉड का पिक्चर आपने कहीं नहीं दिखाया, तो पॉड का एक बार थोड़ा सा पिक्चर दिखा पाएंगे क्या? ठीक है सर, मैं दिखा दूं। पॉसिबल देन यू कैन शेयर कर लेंगे। जी और ओके। सारी पैकेज ऑफ बिल्कुल आप चर्चा कर लीजिए इसमें। तो अगला क्वेश्चन है
कि जो इसमें मतलब जो हार्वेस्ट होगा, क्या ड्राई हार्वेस्ट भेजना है आपको या जो हार्वेस्ट होगा डायरेक्टली आप ले लेंगे? सर ये ड्राई हार्वेस्टिंग होना है सर। हाँ, मतलब जो भी मटेरियल, मतलब जो बीन्स है उसको पहले ड्राई करेंगे, सीड निकालेंगे और सीड को आपको भेजेंगे। यस सर, यस सर, बिल्कुल। वो भी क्लीन सीड चाहिए, मतलब बिना मिट्टी, बिना पत्थर और बिना डेब्रिस। एग्जैक्टली। अब अभी बेसिकली लिटरली वो जो सोयाबीन में आई मीन किसी ने अगर सोयाबीन कर रहे हैं तो सोयाबीन में कैसा करते हैं वो लोग, वैसा ही करना है। सीड क्लीन करना है और 30 नहीं तो 50 kg बैग में पैक करके भेजना है। हमारा दूसरा आई मीन प्रणीत ने भूल गया एक्चुअली, वो जो बोल रहा था कि 105 स्टोर्स है, वो डिफरेंट स्टेट्स पे, मतलब बेंगलुरु में है, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली में है। अगर मध्य प्रदेश की जो फार्मर्स हार्वेस्टिंग करने के बाद डायरेक्टली दिल्ली को बेच सकते हैं, इधर महाराष्ट्र का फार्मर्स हमको पुणे पे सप्लाई कर सकते हैं। मतलब अलग अलग स्टेट्स पे हमारा वेयरहाउसेस है। हाँ, ये थोड़ा सा सेंटर्स का आप बता देंगे। दूसरा, इसमें जो डिसीज है उसके बारे में क्या कुछ डिसीजेस और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे क्या? सर वो भी यूजुअली क्या है, सिंस दिस इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप, इसको भी लेग्यूमिनस क्रॉप मानते हैं। ये इसमें पेस्ट आता है थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज एंड पॉट बोरर। थ्रिप्स एंड व्हाइट फ्लाइज तो सकिंग पेस्ट है, उसके लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स यूज करना पड़ेगा। इसीलिए क्रिटिकल स्टेजेस है वीडिंग करना, मतलब प्लॉट का जो भी घास आता है पहला 20 to 25 डेज, 20 से 25 दिन में एक हैंड वीडिंग जरूरी होना है, मतलब घास निकालना है। बाद में अगर सेकेंड वीडिंग आप 30 to 35 डेज पे अगर हैंड वीडिंग नहीं हो सकता है तो एक हर्बिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, जो भी सोयाबीन में यूज करता है। ये क्रिटिकल स्टेज, ये करने के बाद अगर फिर भी आपको सकिंग पेस्ट आ गया, ट्रिप्स नहीं तो एफिड्स नहीं तो व्हाइट फ्लाइज, आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। लेकिन उलाला हो, पेगासस हो, 2-3 केमिकल से हम रेकमेंड कर सकते हैं उसको। उसके बाद डिसीजेस में ब्लाइट आ जाता है और इनिशियल डेज में विल्ट का चांसेस रहता है। इसलिए पुराना अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप लिया हो तो आप अवॉइड कर दीजिए उसी प्लॉट को। क्रॉप रोटेशन होना जरूरी है, इसलिए आई मीन वो होने की वजह से आपको डिसीज स्प्रेड नहीं होता है। बेसिकली 2 डिजीजेस मैंने बोला है, विल्ट अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बाकी दूसरा ब्लाइट होने का चांसेस रहता है, इसलिए ब्लाइट के लिए आप फंगिसाइड यूज कर सकते हैं। क्लोरोथेनालिन हो या मैंकोजेब हो या और फ्लुक्सिमिडोल हो, ये जो इंसेक्टिसाइड्स फंगिसाइड्स यूज कर सकते हैं आप। जी, थैंक यू। ये हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि सोयाबीन बहुत हमारे बड़े एरिया में होती थी। अब क्योंकि सोयाबीन में एक बड़ी प्रॉब्लम आई है, वायरल डिसीज जो मोजेक। तो इज इट अफेक्टेड फ्रॉम मोजेक? नहीं सर, अब तक हम जो भी देखा है सर, लास्ट 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं सर, हमने मोजाइक का नोटिस नहीं किया है। इसलिए हम कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज किए। अभी सोयाबीन में क्या करते हैं सर आप लोग, आई मीन सोयाबीन इज अलग ही क्रॉप है सर, मतलब दैट इज अ डिफरेंट क्रॉप। ये हमारा मैक्सिकन बीन्स अलग है, लेकिन सिमिलैरिटीज है। मतलब ये भी बुश बीन्स में होगा, इसको सपोर्टिंग देना जरूरी नहीं है। मीन्स ये हार्डली 2 से 3 फुट की ग्रो होगा। मीन्स पौधे का बता रहा हूँ, 2 से 3 फुट तक रहेगा, बुश बीन्स होगा और 7 से 8 kg लगेगा 1 एकड़ में, जैसे प्रणीत जी ने बताया। अनलाइक आपका कन्वेंशनल जो सोयाबीन आप करते हो 20-25 kg करते हो, है ना सर, 1 एकड़ में। इधर हमारा सोइंग कम रहेगा सर, मीन्स बीज कम लगेगा, 7 से 8 kg। क्या है, हमारे यहाँ सोयाबीन जो है वो तो मतलब उस तरह की एक वेजिटेबल टाइप हमको लगाना है, क्योंकि सोयाबीन यहाँ 30 से 40 किलो बोया जाता है, तो सोयाबीन का तो बहुत ज्यादा यहाँ सीड रेट है। और दूसरा ये था कि जैसे आपने कहा है, तो मुझे लगता है ये क्रॉप यहाँ पे चल लेगी। सिर्फ जो आगे की जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, ये मोजेक की प्रॉब्लम, क्योंकि ये इसमें आएगा मोजेक, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडियन कंडीशन जो है,
यहाँ मोजेक कुछ दिन जब क्रॉप एग्जिस्ट करने लगेगी तो मोजेक आएगा, तो वो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी। पर अभी चूंकि पल्सेस का बहुत वो है, तो ये हम इसको ट्राई कर सकते हैं कुछ एरियाज में। जैसे ये हमारा जो नर्मदापुरम का एरिया, हमारे बहुत सारे साथी नर्मदापुरम से है, तो ये बहुत फर्टाइल बेल्ट है मध्य प्रदेश का। और इंडिया का अगर ये कहें कि आज की तारीख में प्रोडक्टिविटी कहें तो टॉप मोस्ट प्रोडक्टिविटी, ये पंजाब से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है यहाँ की नर्मदापुरम। राइट सर, राइट। नर्मदा नर्मदापुरम ये होशंगाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया नर्मदापुरम। राइट सर, राइट। सर आपके पास अगर टाइम है तो मैं 5 मिनट मोजाइक के बारे में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मोजाइक बेसिकली वो क्या है, वो वायरस का डिसीज है। वो कैसा आता है, मैं थोड़ा, अगर फार्मर्स लोग भी है, मैं क्विकली वो बताना चाहता है सर। यूजुअली हम वो सीड सोइंग मतलब बिजाई करने के बाद 15 से 20 दिन में मैंने जो बताया वीडिंग मतलब घास निकालना वो जरूरी है, क्योंकि ये जो होस्ट क्रॉप होता है, घास अगर ज्यादा हो गए तो होस्ट क्रॉप रहता है, इसीलिए पेस्ट मतलब जो भी व्हाइट फ्लाइज और ट्रिप्स का इंसिडेंस ज्यादा होता है, इसीलिए वो हमारा क्रॉप में पड़ जाता है। तो वो इन्फेक्शन होने के वजह से इनिशियल डेज में मोजाइक आने का चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए मैं वो पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 15 to 20 डेज मतलब बिजाई करने के बाद 20-25 दिन के अंदर पहला हैंड वीडिंग करना ही है। जो भी घास होता है क्लीन प्लॉट मेंटेन करना है। बाद में इसके बाद जो भी आपको सकिंग पेस्ट का एक्टिविटीज दिखेगा उधर ऑब्जर्व करके इमीडिएटली स्प्रे करना है। ये 2 चीजें आप अगर इनिशियल डेज में मतलब 20-25-30 दिन तक आप कर रहे हैं तो बाकी दिन में ये मोजाइक का अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली पेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है सर, घास निकालना और ठीक तरह से पेस्टिसाइड मारना, ये 2 चीजें ध्यान में रखना है। यस ठीक, बहुत सही बहुत सही। सर ये मैनुअल खाद क्या लगेगा इसमें? सॉरी सर, सोइंग करेंगे सर, जो सीड सोइंग करेंगे इसके लिए क्या फर्टिलाइजर देना पड़ेगा? सर ये तो लेग्यूमिनस क्रॉप है, ये हेवी फर्टिलाइजर फीडर भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये एन कम करेंगे हम 10-26 डालेंगे, नहीं तो डीएपी, ये 2 फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। बाकी जब वो फ्लावरिंग स्टेज में रहता है आप माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है और 19 का स्प्रे लेते रहेंगे एवरी 15 डेज में। और आप जो भी कंपोस्ट यूज करते हैं एफओएम, आप इनिशियल जब प्लोइंग करने समय आप एफओएम इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। बाद में मैंने ये जो 2-3 फर्टिलाइजर बोला है ये आप यूज करिए। सर इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा इसको क्या इसमें आपने रूट का भी इसकी अप्रूव करके देखिए क्या सर? सॉरी, रूट नॉडुलेशन है नहीं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नॉडुलेशन होता है क्योंकि जैसे राजमा होता है नॉडुलेशन नहीं होता, तो उसको देना पड़ता है। तो इज इट नॉडुलेशन और नॉट? सर हम वही चीज कर रहे हैं सर। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। हम वो कर रहे हैं, हम आपको शेयर करते हैं सर आगे दिन में आने वाले दिन, क्योंकि ये नॉडुलेशन होगा तो फिर हमको नाइट्रोजन कम करना, नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत थोड़ा सा 10 किलो तक नाइट्रोजन पर एकड़ भी देंगे तो पर्याप्त होगा। फास्फोरस हमको देना पड़ेगा, फास्फोरस क्योंकि इंडियन कंडीशन में फास्फोरस डेफिसिट है, तो फास्फोरस हमको देना पड़ेगा। बाकी न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंगली सॉइल टेस्ट के हिसाब से हमको देना पड़ेगा। ठीक है सर, वी विल शेयर द फोटोग्राफ्स। हम हमारे किसान भी बात कर सकते हैं। यस सर जी। रमेश चंद मेहरा जी, आप अपने हैंड रेस कर लीजिएगा। विनोद जी सर मेरा प्रश्न है कि जैसे हम नर्मदापुरम में गर्मी में मूंग बोते हैं और मूंग दलहनी फसल है, और मूंग के बाद यदि इस फसल को लगाएंगे तो इसमें क्या रोग की संभावना बढ़ जाएगी? हाँ, सॉरी सर, नाम क्या बताया आपका? नाम रमेश चंद्र मेहरा, नर्मदापुरम। रमेश चंद्र मेहरा, ठीक है
सर बिल्कुल आप सही बात सही क्वेश्चन पूछा है। ये जो आप मूंग, चना और सोयाबीन जो भी लेते हैं ना, वो लेने के बाद एक क्रॉप मत ले लीजिए, क्योंकि क्रॉप रोटेशन होना जरूरी है। ये सारा जो है इस लेग्यूमिनस फैमिली पे आएगा। जी अगर मक्का हो, जो फ्लावर क्रॉप्स हो, या वीट पैडी जो भी हो, वो लैंड पे आप कल्टीवेट करके हमारा क्रॉप ले लीजिए। जी अगर अभी आप अगर सोयाबीन की क्रॉप चल रहे हैं तो वो कटाव होने के बाद दूसरा क्रॉप ले लीजिए। उसी की क्रॉप में सोयाबीन मत ले लीजिए और हमारा भी बीन्स मत ले लीजिए। चेंज करना जरूरी है। जी सर, जी सर, जी सर। राइट क्योंकि सर। क्या है, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा पूरे क्षेत्र में मूंग लगाई जाती है, और उसके बाद जो है इस सीजन में फिर दूसरी फसल जी हो। अच्छा। जी राजू, तो ये विनय जी है, ये म्यूट कर लें। विनय जी, आपको म्यूट। ये रबी की फसल है खरीफ की? हाँ सर, एक वन मोर क्वेश्चन। हेलो हाँ बोलिए सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर एक एक प्रश्न करेंगे। मैं आदरणीय अशोक पटेल को बुलाता हूं, वो अपना प्रश्न करें, फिर मैं तो ये एक के बाद रबी एक सबको बुलाता हूं। जी हो। ये रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है, और इसके बाद में इसको क्या गर्मी में लगा सकते हैं क्या? और दूसरी, ये कितने दिन की फसल है? जी ओम। सर पहला प्रश्न आप फिर से बोल सकते हैं क्या? वो कुछ डिस्टरबेंस था। इसका टाइम कब का है? रबी में है कि खरीफ में है कि गर्मी में? कब बो सकते हैं इसको, टाइमिंग बोने राइट की? सर, खरीफ और रबी दोनों बेस्ट सीजन है हमारे। हम जो लास्ट 2-3 साल किया है, और उसके बाद ये 90 to 100 डेज क्रॉप है, मतलब 90 दिन से 100 दिन तक खाली हो जाता है। जी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सर। जी 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 राजू, जी। इसमें ऐड करना ये चाहूंगा कि ये जो हमारा यहाँ पे हमारे यहाँ विंटर तेज होता है, तो हमारे यहाँ विंटर में हम इसको नहीं ले पाएंगे। लेग्यूम में फ्रॉस्ट आ जाएगा, तो मैच्योरिटी के समय हमारी जो ये क्रॉप है वो फेल हो जाएगी। तो हम सर विंटर में आपका नहीं ले थोड़ा डिस्टर्बेंस, रोशनलाल जी, आई डोंट नो, थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है आपका आवाज। आवाज आ नहीं रही सर। हेलो प्रणीत, कैन यू हियर रोशनलाल सर's वॉइस clearly? मेरी आई आवाज एम आ रही गेटिंग द है? डिस्टर्बेंस, थोड़ी बहुत There is a डिस्टर्बेंस। कम आ रही है disturbance. सर, आवाज कम आ रही Right. है। Roshanlal आ रही sir, है, अपन लोगों को अच्छी आ रही to begin with your, to answer your question, I would like to add few of our experiences in the past. रोशनलाल जी, हमने क्या किया, हमने जो काम किया है लास्ट 2 साल से, वो शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, तो हम पहला कुछ इरिगेशन कंपनी के साथ जुड़ के काम किया था। पहला हम खरीफ में उसको 5 एकड़ दिया था ट्रायल के लिए। मतलब वो खरीदे, वो उगाया उधर कर्नाटक रीजन में। उसके बाद उसको ईल्ड आया 300-400 केजी पर एकड़। उसके बाद वो एक्साइटेड थे। बाद में हमको फिर से पूछा, हम रबी में ट्राई करते इसको। जब वो रबी में वो 7 एकड़ डाला है पिछले साल, और रबी में उसको 650-700 केजी मिला। ठीक है, 700 केजी जो अच्छा किया है, अच्छा मैनेजमेंट जो हुआ है, वो 8 से 10 क्विंटल मिला उसको। और जो नॉर्मल मैनेजमेंट में किया है, वो किसान लोग को मिला है 500 से 600 केजी। ठीक है, ये होने के बाद वो फिर भी एक्साइटेड थे किसान लोग। फिर से वो समर में पूछा 2025 में। वो यूजुअली रेकमेंडेड सीजन नहीं है, फिर भी उन्होंने पूछा, फिर भी हमने दे दिया फरवरी मार्च में 10 एकड़। 10 एकड़ देने के बाद उसका एवरेज निकाला 400 to 500 केजी। इसलिए वो लोग एक्साइटेड है कि वो साल भर करने के लिए तैयार है। इसलिए हमको खुद का सोइंग विंडो बनाना पड़ेगा, खुद का ट्रायलिंग करना पड़ेगा। अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हम नया क्रॉप है अभी। उधर सोयाबीन यूजुअली जून जुलाई में होता है और सितंबर अक्टूबर में होता है, 2 सीजन में। अगर गर्मी से ज्यादा है तो हम वो सीजन छोड़ देते हैं। हम खरीफ और रबी में एटलीस्ट 10-10 एकड़ ट्राई करते हैं इस साल। अभी सितंबर अक्टूबर तो अच्छा सीजन है।
हम ट्राई करते हैं 5-10 एकड़, देखते एवरेज, अगर एवरेज अच्छा मिल गए तो हम कंटिन्यू करते, नहीं तो हम खरीफ में ज्यादा सोइंग करते अगले साल। जी एक्चुअली में आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली में जो आपका एरिया वो कोस्टल एरिया जहाँ पे आपने ट्राई किया, तो कोस्टल एरिया में क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मली बहुत ज्यादा रेज नहीं होता, बहुत लो नहीं जाता, मतलब नहीं ना सर, तो नहीं सर, वो क्या है, हमने जो ट्राई किया है वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस चला था सर, चल गया था टेम्परेचर, वो भी हाई टेम्परेचर एरिया ही है। हाँ जी ओके। पर लो मार्च टेम्परेचर अप्रैल जो मई है, में। लो टेम्परेचर जो है हमारे यहाँ क्या होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और कभी कभी माइनस भी जाता है 1-2 डिग्री तक, -1 to 2। और तो विंटर जो होगा, विंटर में रिस्क होगा ये डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ विंटर में ज़्यादातर जो है फास्ट लविंग क्रॉप नहीं ली जाती, मतलब जो उस तरह की जिससे फास्ट से अफेक्टेड होती है वो क्रॉप हम नहीं लेते हैं। तो कुछ कंडीशनल हम क्रॉप को लेते हैं, जो जैसे ग्राम लेते हैं, तो ग्राम में फ्रॉस्ट का अफेक्ट उतना नहीं होता, पर जब ज्यादा फ्रॉस्ट आता है तो ग्राम भी हमारे यहाँ अफेक्टेड होता है, कई बार साफ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क होगा विंटर के लिए। तो हम यहाँ जो हमारा रेनी सीजन है और समर है, समर में हम ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे किसान बहुत एक्टिव हैं, तो कुछ एरिया हम ट्राई कर सकते हैं, 1-2 एकड़ किसान वो करके, तो कुछ सीड मुझे भी देंगे तो मैं भी जो हमारा केवीके का फार्म है उसमें कुछ ट्रायल उस पर कर सकता हूँ। राइट सर, तो ये निश्चित रूप से अगर हम सक्सेस होते हैं तो हम किसानों को बताएंगे कि ये क्रॉप अच्छी है, और जिससे उनको पैसा ज्यादा मिले वो काम हमें करना है। जी 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 अब आदरणीय मैं दूसरे लोगों को बुलाता हूँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ जो रोशन लाल जी ने कहा है, डॉक्टर रोशन लाल हैज व्हाट कमिटेड जस्ट नाउ, सो व्हाटएवर ही सेड। विनोद जी जरा आप म्यूट कर लीजिए, आपको बुलाएंगे, आप कृपया हैंड रेज करिए, म्यूट करिए, अनम्यूट करिएगा। हाँ, तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ विनय जी एंड प्रनीत जी, कि देखिए ये हमारा जो ग्रुप है, दिस ग्रुप we have been discussing very most of the time we have been discussing about reducing the cost of input. ओके तो इसमें क्या हुआ है कि जितने भी हमारे पेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में, one is also looking at organic methods, organic practices, and thereby reducing the cost and also conserving the environment. तो मेरा बस आपको कमेंट ये है कि आप इस बारे में सोचिएगा, और जब भी आपके वहाँ फार्मर से आप बात करते हैं, जब भी आपका है, ये म्यूट कर लेंगे क्या रंजना जी अगर हैं तो? विनोद जी आप माइक बंद करें विनोद जी। So you can think of doing this thing. There are many farmers who have tried organic practices, disease management practices, जो कि इस ग्रुप में है. So if you are आज तो नहीं, लेकिन आने वाले समय पर आप कनेक्ट होकर के इस तरह की प्रैक्टिसेस को स्मॉल स्केल में, जैसा अभी डॉक्टर राउत ने कहा है कि आप छोटा सा हम ट्रायल कर लेते हैं, तो इसमें we'll be able to identify the best planting window and the best planting window for the crop to mature. तो ऐसा जब किया जाएगा तो आपको जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और अननेसेसरी केमिकल्स का जो यूज है वो भी रिड्यूस होके, और प्रेफरेबली नो केमिकल यूज की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करें। ये भी एक पॉइंट है जिसको मैं आज फ्लैग कर रहा हूँ। वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल टुडे, बट इन द कमिंग डेज वी कैन डिस्कस दिस ऑल्सो। तो ये एक पॉइंट है, और मैं मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, और लेकिन बहुत सारे हैंड रेस्ड भी हैं। गणेश गौड़ जी का हैंड रेस्ड है बहुत समय से, तो मैं गणेश गौड़ जी आप भी अपनी बात कहिए, अपने प्रश्न पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल पवन सर, थैंक यू, वो हम साथ में काम करेंगे सर, जरूर। यस यस गणेश जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे लिए जो वेयर हाउस नजदीकी होगा एमपी के लिए, वो कौन सा होगा? सॉरी क्या बताया आपने? एमपी के लिए वेयर हाउस कौन सा नजदीकी होगा? सर आपका आवाज डिस्टरबेंस है, पता नहीं प्रणीत
हेलो हाँ, हेलो he is asking which is the nearest warehouse for Madhya Pradesh. Sorry, which is nearest for Madhya Pradesh? Warehouse for Madhya Pradesh. Warehouse, your ओके warehouse. ओके। हाँ हाँ गणेश गौर जी, हमारा सेंट्रलाइज्ड उधर दिल्ली एनसीआर में भी है और गाजियाबाद में भी है। 2 वेयरहाउसेस है उधर। एक गिटोरनी लोकेशन पे है और दूसरा गाजियाबाद यूपी लोकेशन में है। 2 लोकेशन है। आप 2 लोकेशन कहाँ पर नजदीक है उधर तक आप भेज सकते हैं। दिल्ली में एडवांटेज है एक्चुअली बेसिकली हमको। आई थिंक आपने पुणे भी मेंशन किया था। पुणे सर वो वेस्ट के लिए, मतलब महाराष्ट्र रीजन के लिए पुणे नजदीक होगा। हैदराबाद आई मीन तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद होगा, और पूरा कर्नाटक का बेंगलुरु, और पूरा तमिलनाडु का चेन्नई। ये 5 स्टेट्स में हमारा वेयरहाउसेस है और स्टोर्स भी उधर ही है सर। ओके, सो मेरे ख्याल से गणेश जी आपके वहां से तो शायद पुणे भी नजदीकी होगा इसमें, डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो। पुणे नजदीक है। शायद हो सकता है सर, यस, अगर बॉर्डर है तो पुणे भी नजदीक हो सकता है। वो देखेंगे सर हम बाद में। जी जी, ठीक है गणेश जी, और कुछ? बस सर। ये आदरणीय सर, सॉरी, अर्पण गौर से भी दो टाइम हाथ रेज किए। अर्पण गौर, हाँ जी, पूछिए। हाँ, सदन में नमन सभी को। राकेश गौर बोला था, अर्पण भी साथ में है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस फसल को पर एकड़ हमें, मतलब किसान देखो कोई भी, सबसे पहले इसमें मुख्य बात ये आती है कि 1 एकड़ से कितना इससे लाभ है। मतलब जो हमारे यहाँ जो फसलें हो रही हैं उसकी तुलना में इसमें हमको कितना एक्स्ट्रा लाभ है। क्यों किसान करेगा तो पहले सबसे पहले उसको उसकी जो सोच रहती है, पहले उसको सबसे लाभ से दृष्टि से काम करेगा, वैसे तो करेगा नहीं। तो इससे 1 एकड़ से कितना पैसा, जैसे आपने अभी 65 रुपए किलो बताया, मतलब 6,500 रुपए कुंटल, और आपने 4 से 5 कुंटल पर एकड़ का निकलने का बताया। वो समर सीजन मीन्स आपने वो मिस किया है। मैं 3 सीजन का बताया। 3 सीजन में हमको खरीफ सीजन और रबी सीजन बेस्ट सीजन निकले। मतलब जो किसान बहुत नीटली हाई मैनेजमेंट में किया है उसको मिला है 800 से 1000 केजी तक, मतलब 8 से 10 क्विंटल तक भी मिला है। लेकिन कुछ किसान लोग नॉर्मल मैनेजमेंट के है, उसको मिला है 5 से 6 क्विंटल, मतलब 500 केजी से 600 केजी। इसीलिए हम 5-6 क्विंटल एवरेज रख के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना खर्चा होता है, कितना ये होता है? ये जो क्रॉप है इसको करने के लिए हमको मिनिमम 12,000 से लेके 16,000 तक खर्चा पड़ता है, और आपको रिटर्न्स होता है 40 to 45,000 तक रहता है बेस्ड ऑन आपका यील्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक, राइट। और कुछ नहीं, वो ही जानना चाह रहा था, क्योंकि इससे फायदा रहेगा तभी हम कर पाएंगे। मेरे को ये लगा कि आपने 4 से 5 क्विंटल बताया तो उसमें 32,000 के आसपास, 25 से 32,000 का 1 एकड़ से मिल रहा है। बाकी हमारी सारी फसलें सब, जैसे अभी मूंग हमने निकाली 2 महीने में, जिससे हमको 43,000 से 45,000 के आसपास मिला है 1 एकड़ से। ऐसे चना हम लगाते हैं तो हमको 60 से 70 क्विंटल तक, 60 से 70,000 रुपये तक 1 एकड़ से मिलता है। हाँ। ऐसे धान हम लगाते हैं तो हमें लगभग 50 से 60,000 रुपये पर एकड़ से मिलता है। राइट। ऐसे मक्का लगाते हैं तो सर हम 40 से 45,000 एकड़ हमको मिलता है। बिल्कुल, वो उस दृष्टि से मैंने देखा तो ये उसमें बहुत कम पैसा आ रहा है, तो कम पैसा आएगा तो वो घाटा ही रहेगा किसानों को। बिल्कुल सर, मैं दूसरी एंगल से आपको आंसर करना चाहता है इसको। देखिए सर, अभी सोयाबीन का जो यील्ड हमने कैलकुलेट किया है, आई मीन सारा पूरी इंडिया फार्मर से हमने बात किया है, उसका भी यील्ड लगभग 5 to 6 क्विंटल्स आ रहे हैं अभी ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। और उसके बाद उसका एमएसपी फिक्स किया है 42 to 45,000, है ना, मतलब 45 रुपीज पर केजी। इसलिए हम क्या सोचे, हमारा भी पूरा यील्ड वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के 65 रुपये इसलिए फिक्स किया है कि ताकि एटलीस्ट फार्मर को एडवांटेज हो, मतलब रिटर्न्स अच्छा मिले। 20-25 रुपीज ज्यादा है सोयाबीन से। नहीं, सोयाबीन तो सर हमारे यहाँ होते ही नहीं, लगाते ही नहीं हम लोग। अच्छा, ओके।
सोयाबीन भी 4 फसलें हैं चल रही हैं हमारे यहाँ, मूंग और चना और ओके। धान और मक्का और गेहूं, ये अभी 5 फसलें हैं मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। नहीं, ये नया क्रॉप भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये पता मैंने नहीं लगाया आप, आपकी रीजन में ड्यू टू हाई फर्टिलिटी 10 क्विंटल तक भी मिल सकता है। सर इसमें क्या है, पहला अभी जब तक आप ट्रायल नहीं लोगे तब तक वो मालूम नहीं होगा, क्योंकि हम सारी फोटो सारी जो वीडियोस बना है ये पूरा प्रोग्रेसिव फार्मर से लिया हुआ है। और इसमें आपको 2-3 एडवांटेजेस है। एक तो आपको मार्केटिंग फिक्स रहता है, मतलब आपको चिंता नहीं रहता है कि कहाँ भेजू, क्योंकि हम ही खरीदते हैं वॉट एवर द कंडीशन। हम अग्रीमेंट भी देने के लिए वो अलग बात है, वो बात करते हैं, पवन जी से ऑलरेडी बात हुआ है। और पूरा फिक्स रेट करते हैं साल भर। ये जो मैंने बोला है 65 रुपये हो 70 रुपये हो, मैंने जो बोला है ये साल भर फिक्स रेट रहता है इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, ये 2 बेनिफिट आपके लिए है। जी ठीक है, ठीक ठीक। डन। और एक और किसी ने आदरणीय शरद भैया वर्मा जी। हाँ मेरा जी बताइए। जी सर, ये जो क्रॉप है ये किस रूप में खाने में यूज आती है, आटे के रूप में या दाल के रूप नहीं में? सर, खाने पे क्या मैंने जो बताया 105 मतलब 100 के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स है ये जी जी मेक्सिकन स्टाइल रेस्टोरेंट है, इसलिए ये बरिटोज आता है, बॉल्स आता है, वो हमारा बॉल कस्टमर को जाता है। इसीलिए हम लोकल फार्मर्स मतलब डोमेस्टिक का जो फार्मर्स है पूरी इंडिया का, उसको देके हम प्रोड्यूस करके ला रहे हैं हमारी रेस्टोरेंट्स पे। अच्छा, ये अगर आप अगर कोई किसान जैविक तरीके से करता है हाँ हाँ, तो फिर इसका कुछ रेट बढ़ेगा क्या? नहीं समझा मैंने। जैविक तरीके से यानी नॉन अरे केमिकल, ऑर्गेनिक बोलिए केमिकल भैया, यूज ना ऑर्गेनिक। करें, ऑर्गेनिक सर करेगा तो? सर एक्चुअली वो हम एक्चुअली नहीं सोच रहे। अभी हम कन्वेंशनली जो कर रहे हैं उसको भी यस कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं उसको भी यस कर रहे हैं। उसको यील्ड अभी तक हमने सोचा नहीं है, आगे पता नहीं है सर। जी देखते अच्छा, हैं इसका सर, जो सीड होता है, कंक्लूजन हम ये जो हम सीड सर सोचते हैं उसके हाइब्रिड, ऊपर। हाँ जी सर सर बताइए। इसका ये सीड हाइब्रिड है या ओपी वैरायटी है? सर ये ओपी वैरायटी है सर, ओपी वैरायटी है। मतलब हम भी बीज बन जाएगा हमारे पास अगर बन हम जाएगा बल्क बन में जाएगा, क्रॉप ले? लेकिन अभी जो आप सीड निकालते हो ना वो तुरंत मत यूज कर दीजिए, क्योंकि वो स्टोर करना होगा। आपको पता है वो ओल्ड वाला प्रैक्टिस। अभी अभी जी देखिए, आप सितंबर में सीड लगा दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जी सीड आया है ना, वो आप जी जी सीड निकाल के अच्छी तरह से स्टोर करके नेक्स्ट सीजन मतलब जून जुलाई में, नहीं तो मई से शुरू कर सकते हैं उसी सीड को जी 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 यूज कर सकते हैं आप। यस। बहुत अच्छा। इसको काटने के लिए सर, इसमें जो है काटते समय इसको हम्म, हार्वेस्टर से कट जाएगा, हार्वेस्टर से या कर सकते हैं सर। लेबर से यूजुअली काटवाना पड़ेगा? फार्मर्स दो दो तरीके का करते हैं सर। इधर पहला क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं, मतलब पूरा का पूरा 1 एकड़ कट करके एक खट्टा बना के वो क्या हीप में डालते हैं। बाद में जो हार्वेस्टर थ्रेशर? होगा ना, सेटिंग करके पूरा वो हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग वो पूरा क्लीन सीड मिल जाएगा। ऐसा कुछ मशीन्स भी है, आप देखे होंगे सोयाबीन का। नहीं, जैसे खेत में सर गेहूं हार्वेस्टर काटता है ना या हाँ सोयाबीन, वैसे हाँ, हार्वेस्टर भी कर्नाटका में क्या ये फसल काट देता है क्या? काट देता है। यस सर, किया है। कुछ लोग ने अच्छा किया है, अच्छा। कुछ लोग ने मैन्युअली भी किया है। मैन्युअली मतलब 2-3 लेबर्स लाके वो पूरा हाथ से भी किया है और मशीन से सर भी इधर किया है, तो पूरा दोनों है। हमारे यहाँ तो पूरा मशीनों का काम है सर यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो ये काटने के लिए अगर उसमें हार्वेस्टर यूज होता है तो उसके वीडियोस अगर मिल जाएंगे तो बहुत सर वो अच्छा थोड़ा मुश्किल रहेगा। है, क्योंकि वो एक ही बार किया है तो हमने। मतलब बस ये है कि क्रॉप को निकालने में क्या पैटर्न यूज कर रहे हो आप? थ्रेसर यूज कर रहे हैं या हार्वेस्टर यूज हो रहा है? क्या चीज हम्म, यूज हो रहा है? ठीक है सर, मैं तो वो भी वो थोड़ा बहुत। कोशिश करता हूँ। प्रणीत, यू कैन नोट ऑन दिस, जी वो हार्वेस्टर या का या डिस्कस। या डन डन। ठीक है, मैं हम देखते हैं सर इसको कैसा वीडियो हाँ, वगैरह ले। क्रॉप के। राइट जी राइट। जी। इसका सीड हम लोगों को कब उपलब्ध हो जाएगा? सर अभी आप इंडेंट प्लेस किया तो कम से कम 4 से 5 दिन में हम डिस्पैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद शरद जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
तो हमारा कुछ आगे बढ़ने का कार्य इसमें हो गया है कि कुछ जगह पर ट्रायल करें, जो भी इच्छुक किसान हैं उसको ट्रायल कर सकते हैं। डॉक्टर रोशन लाल जी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने केवीके में इसको ट्रायल कर लें। और इसके साथ जुड़ी हुई जो इसकी विशेषताएं हैं, अभी हमने उसके बाद चर्चा नहीं की है विनय जी, कि ये बीन्स की ऐसी स्पेशलिटी क्या है कि आपकी कंपनी ने इसको एक खाने के व्यंजन के रूप में प्रस्तुत किया, और जाहिर है कि जो कस्टमर है उसको भी ये पसंद आ रहा है, तभी आपकी वो चीज भी बिक रही है, कस्टमर की डिमांड भी है। और तो उसमें ऐसी क्या विशेषता है, क्या उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटीज इसकी अच्छी हैं, क्या इसमें कोई स्पेशलिटी है कि इसका टेस्ट कुछ अच्छा है, क्या इसमें कोई सुगंध है? तो ऐसी कोई चीज है स्पेशलिटी इस बीन्स के बारे में, पिंटो बीन्स और ये ब्लैक बीन्स, मुझे हाँ अगर जी कुछ सर, है तो आप बताइए। हाँ जी, हाँ। सही है, सही, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इसमें हम क्या करते हैं सर, आप जो भी सीड्स बेचते हो उसको हम पहला सो करते हो, मतलब पानी में डालते हो रात में, जैसा हम दूसरा धान को करते हैं ना, ग्रीन ग्राम वगैरह। और सुबह वो कुकिंग होता है, मतलब हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसको जो रेसिपीज रहता है वो पूरा डाल के हमारा बोल में जाता है। बोल में जाने के बाद उसका एक तो टेस्ट टेस्ट वेरी सॉफ्ट और अच्छा होना चाहिए, मीन्स क्या बोलो उसको, सॉफ्ट स्वाद होना अच्छा। चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और फ्लेवर भी मिलना चाहिए। ये तीनों, ये दोनों क्रॉप में स्पेशलिटी है, इसीलिए हम ये स्पेशली ये दोनों क्रॉप ही यूज करते हैं, मतलब ब्लैक बीन्स और पिंटो बीन्स। जी ऐसा नहीं है ठीक कि है। हम सिर्फ मैक्सिकन ही रेस्टोरेंट में यूज होता है, आप भी खाने में यूज कर सकते हैं। जी टेस्ट जी अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा है ये दोनों का। इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग कहीं पर की होगी और ये सब किया होगा तो उसको भी। सर वो देखना पड़ेगा सर, यस। श्योर श्योर, वेरी गुड ठीक है क्वेश्चन। ठीक है। हाँ सर ये तो हम कोई बात देखते हैं। नहीं, आप इसको अगली बार भी कर लीजिएगा। और मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी है, क्योंकि हमारे वहाँ इन दिस ग्रुप कई सारे किसान जुड़े हुए हैं, तो आपका कर्नाटक के जो सबसे अच्छे किसान हैं, एक या दो किसान, अगर उनको भी हम इस प्रोग्राम में लाते हैं योगहार के आने वाले दिनों में, इन द कमिंग डेज, एंड दे कैन ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ व्हाट हैज बीन डन, हाउ दे हैव डन, व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच वर फेस्ड। तो क्या होता है कि ये फार्मर टू फार्मर कम्युनिकेशन करके इट बिकम्स मोर कन्विंसिंग, इट बिकम्स मोर रियलिस्टिक, एंड इस पॉसिबिलिटी को भी आप एक्सप्लोर करिए और फिर कनेक्ट करिएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर सीधे बातचीत कर लेंगे। They can, if possible, they can show their fields also when the crop is growing. जब वो क्रॉप हार्वेस्ट हो रही है या ग्रो हो रही है या हर सोइंग हो रही है, जो भी स्टेज होगी उसको अगर वो दिखा देते हैं तो अच्छा है। इट इज गुड कनेक्ट, और बहुत अच्छा सबको लगता है कि ऐसा राइट भी सर। पॉसिबिलिटी। सो वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी। हमारे इस प्रोग्राम में फॉर इंफॉर्मेशन बहुत सारे किसानों ने अपने फील्ड से लाइव स्ट्रीमिंग किया है और दिखाया है कि वो कैसे कर रहे हैं, what they are doing, how they are doing, and there have been several instances of cross visits। एक फार्मर दूसरे किसान के वहां जाकर के, खुद जाकर के, मतलब अपार्ट फ्रॉम यहाँ से वीडियो से, वो खुद भी जाकर के उन्होंने एक दूसरे के वहां संपर्क किया है, कांटेक्ट किया है, वहां पर जाके देखा है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं इस ग्रुप की, जो कि हमारे लिए, सबके लिए बड़ी एनरिचिंग है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में सोचिएगा, और अपने आने वाले समय पर इस पर भी हम कर सकते हैं। वी कैन हैव एन अनदर राइट सर। इंटरेक्शन, राइट राइट। राइट। सो नाउ अजीत जी हमारे साथ हैं, अजीत सिन्हा जी, आपका हैंड रेज्ड है, कृपया अपनी बात कर पूछिए। धन्यवाद सर। सदन को नमन। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप जो रेट बता रहे हैं प्रिक्योरमेंट का 65 रुपीज पर केजी, तो क्या ये प्रिक्योरमेंट करते समय भी इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे मैं नागपुर में हूँ तो मुझे पुणे तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना पड़ेगा? सर कहाँ पे हो आप, कहाँ कौन सा नागपुर लोकेशन? नागपुर हाँ नागपुर। यस सर, नागपुर से पुणे तक, राइट। पुणे में बावधन एरिया में है हमारा वेयरहाउस, बावधन एरिया तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फार्मर को ही बियर करना पड़ेगा? यस सर, यस सर। सर उसमें क्या होता है, मैं बेसिक चीजें बताता हूँ। इंडिया में वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, मतलब एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक ये ड्राई बीन्स भेजने के लिए आपको हार्डली 3 से 4 रुपए लगेगा ट्रांसपोर्ट्स में। इसीलिए हम 64 रुपये फिक्स किया है।
नहीं वो देखते हैं, इट्स इट्स अगेन हम पवन जी के साथ डिस्कस करके और कुछ नेगोशिएट करके वो करते हैं हम। नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, 1 मिनट के लिए, आज बताइए। मिनिमम कॉस्ट यदि मैं VRL से भी भेजता हूँ या मैं इसको डिलीवरी को भी यूज करता हूँ, 8 से मिनिमम 8 रुपीज पर केजी, 8 to 10 रुपीज अप टू 500 किलोमीटर to 600 किलोमीटर आता है। इफ इट इज मोर देन 1000 किलोमीटर, इट्स कमिंग अराउंड 12 रुपीज पर केजी। सर हमने बेलगावी से लेता है सर, बेलगावी गुलबर्गा से बेंगलोर तक लेता है, वो भी 2-2, 3-3, 4-4 टन बेचता है सर, वो भी ऑलमोस्ट 600 to 700 किलोमीटर है, उसका आ रहा है 2.93 रुपीज। वो उसका क्या बोलते हैं, खुद का व्हीकल से भी किया है उन्होंने फार्मर्स, और VRL हो और दूसरा SRS हो, ऐसा बहुत सारा है। मीन्स आप जो बता रहे हैं वो भी सही है, लेकिन हमको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर कम रहे ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस। मेरा सवाल वही है कि यदि मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करता हूं तो एवरेज 10 से 12 रुपया और कॉस्ट कम हो रहा है, बिकॉज हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खोज रहे हैं। मैं सेम चीज राजमा में करता हूं, राजमा में मुझे एवरेज एल्ड 5 से 6 क्विंटल आता है और उसका एवरेज रेट 130 से 150 रुपए केजी मुझे मिल रहा है। सो आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि मैक्सिकन बीन्स मेरे लिए, अच्छा राजमा 3 क्रॉप्स में सीजन में लेता हूँ, विंटर भी लेता हूँ, रेनी भी लेता हूँ और समर भी लेता हूँ, तीनों सीजन। हाँ राइट। सो आई वाज लुकिंग फॉर द बेनिफिट कि मेरा बेनिफिट किसमें है। थैंक यू सर। थैंक यू, ठीक है अजीत जी। जी, ये 2 चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। एक तो इनपुट कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो, और दूसरा आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट्स को हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, और कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसको करके आपकी फार्मर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए और आपके सबके लिए विन विन सिचुएशन की तरफ हम बढ़े। तो आप इसके बारे में और सोचिएगा, थोड़ा सा और इंटरेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करेंगे तो एक रास्ता हमें मिलेगा। जी डॉक्टर रोशनलाल जी, आपका प्रश्न। Pawan sir, I just want, can you just ask all the farmers who are all interested to do this in this Rabi season? I just want that particular information from all of the farmers. Once the session is going to end, at least how many acres, based on these all discussions, whatever we have done for the 2 crops. In the group, we have also shared the number of Praneeth. So I think interested ones will be contacting you. Right, sir. Directly बात करेंगे। Sir, also what we can do is you can take a lead and you can make a group of you, me, Praneeth, Dr. Roshanlal, and all the farmers, so that let's interact in the group. फाइन, ठीक है। तो जो भी इच्छुक है इसके ऊपर हम बातें। डॉक्टर रोशनलाल जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी रोशनलाल जी। जी मेरा इसी पे प्रश्न था। एक्चुअली जो अभी सिन्हा साहब ने जो बात कही है, ये सबसे जो, और वो बात गौर साहब ने भी की थी, राकेश गौर जी ने, तो ये सबसे जरूरी है कि हम प्रॉफिट और लॉस का जो मतलब जो इकोनॉमिक गेन जो है वो कैसे होगा। दूसरी बात ये, यील्ड तो नेचुरली 10 क्विंटल से कम नहीं आएगी जो होशंगाबाद वाला जो एरिया है, पर जो अभी सिन्हा साहब ने जो बात की कि 140, 110 ये जो रेट आ रहा वो है। दूसरा एक मेरा कंसर्न और था, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में। हाँ जी सर, राइट सर, हमारा 25 मेट्रिक टन है, ब्लैक का 25 मेट्रिक टन है और पिंटो का 25 मेट्रिक टन है। आप 2020 पकड़ लीजिए, 30 to 40 टन पर मंथ है। मतलब रिक्वायरमेंट ह्यूज है, ऐसा नहीं कि आप आई मीन कितना भी उगा के दे दीजिए सर, हम खरीदते उसमें। नहीं, आप आपके हिसाब से सोच रहे, पर फार्मर के हिसाब से ये बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। जो आप कह रहे हैं ना 25 मीट्रिक टन, तो 250 क्विंटल तो ये हमारा जो नर्मदापुरम बेल्ट है, अगर अभी अशोक भैया को बोलेंगे तो वो अकेले बोल देंगे कि मैं दे दूंगा 250 टन। मतलब एक किसान one farmer is capable to produce this much amount of your requirement.
but we just want to know what is the economics between behind this. नहीं सर, अभी क्या है, दिस इज नॉट द राइट सेशन टू डू द इकोनॉमिक सर। अभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ सर, हम ट्रायल करते हैं पहला, देन वी कैन डिस्कस ऑन दिस। बिकॉज हमने जो किया है वो दूसरा आई मीन साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में किया है, मतलब साउथ इंडिया में मेनली फोकस थे, इधर किया है, लेकिन इधर और उधर का वेरिएशन ज्यादा रहता है। अगर 5-10 हजार भी वेरिएशन रहे तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। इसीलिए व्हाट आई वांट टू डू इज लेट्स डू द ट्रायल, then you can recommend us this is not the best season and this is the economics, this is not the thing, this we can reconsider karke we can discuss. Okay. That is why I asked Pawan sir to make a group, you take trials and let's do this starting with this Rabi season. जी ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो बातें हमने चर्चा की हैं इससे कुछ एक समझ हमारी बन रही है कि हम क्या कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भी किसान इसके ट्रायल करें, छोटे से एरिया में करें, उसमें जैविक पद्धतियों को भी ट्रायल कर लें। डॉक्टर रोशन लाल जी, आप भी ट्रायल करें तो दोनों का कंपैरिजन हो जाए कि हमने जैविक तरीके से किया और एक हमने जो नॉर्मल पैकेज है उसके माध्यम से किया, या हमने केमिकल को कौन से स्टेज में कौन से केमिकल को हम हटा सकते हैं। इसके बारे में भी चिंतन हो सकता है कि हमने याला केमिकल रिप्लेस इस चीज से किया, इस जैविक पद्धति से, और उसका कंपैरेटिवली पैसे की हमारी बचत इतनी हुई और अल्टीमेटली हमारी यील्ड में इतना अंतर आया, या जो भी इसके फैक्टर्स हैं उसको लिए जा सकते हैं। तो ट्रायल हमारे सारे किसान जो हैं वो एक खोजी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है। खोज रहे हैं, नई नई चीजें खोज रहे हैं, तो इस खोज से ही नए चीजों का सृजन होगा। और अगर हम इस विषय पर बात नहीं करें कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग है, हर जगह की स्थिति अलग है, तो इसलिए बिना ट्रायल किए हुए कोई भी चीज को लगाना उचित नहीं है। सोच समझ के ट्रायल लगाया जाए और सोच समझ के उसकी इकोनॉमिक्स को देखा जाए, और साथ ही उसका धरती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कि हम बहुत ज्यादा केमिकल डाल करके भी तो कुछ फायदा नहीं है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन की, इसके लेग्यूमिनस स्पीशीज है, तो लेग्यूम का एक बहुत बढ़िया वो है कि उस मिट्टी को वो नाइट्रोजन वैसे ही देगा। तो इसकी कुछ टेक्निकल पार्ट को भी जरा से अंडरस्टैंड करना है कि इसकी जो कैपेसिटी है नॉड्यूलेशन की वो कितनी है, कितना इसमें नॉड्यूलेशन होता है एज कम्पेयर टू अनदर क्रॉप, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजमा है, तो दोनों की नॉड्यूलर कैपेसिटी, नॉड्यूलेशन कैपेसिटी कितनी है, और कुल मिलाकर के इससे मिट्टी को कितना फायदा हो रहा है। केवल पैसे का ही फायदा नहीं है, मिट्टी को कितना फायदा हो रहा है, इसको भी अगर हमारी थोड़ी सी समझ बन जाती है तो हम फिर एक अच्छा निर्णय की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि सब कुछ अगर आपने पैसे पर ही केंद्रित किया तो उसके भी अपने दूरगामी परिणाम है, और उसको भी हमें समझना जरूरी है, जो कि हम योगाहार में इस पर बातचीत करते आ रहे हैं कि उद्देश्य हमारा जैविक खेती करने का, प्राकृतिक खेती करने का ये है कि केवल हम पैसे पर ही केंद्रित नहीं होते हुए बाकी चीजों को भी ध्यान दे रहे हैं। मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया बरेटो कंपनी के रूप में भी आपको, अगर आप जैविक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एस्पेक्ट को भी आप कह सकते हैं, और आपके अपने कंज्यूमर को बता सकते हैं कि हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो प्रोड्यूस है वो केमिकल फ्री है। बेटर से ऑर्गेनिक नहीं भी कहें, कैसे केमिकल फ्री है, और ये डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम फार्मर्स हैं। ऐसी कुछ टैगलाइंस आपके अपनी मार्केटिंग कैंपेन में, और जो लोग इसको खाएंगे, आपका ये बाउल खाएंगे, बीन बाउल खाएंगे, जो भी आपका प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, तो उससे भी उनको ये अच्छा लगेगा। और कुल मिलाकर के बात अच्छा लगने की है, अच्छा करने की है। सबकी इच्छा यही रहती है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ हम अच्छा खाएं, कुछ हम दूसरे के लिए अच्छा करें, कुछ हम अपने लिए अच्छा करें। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने रणनीति के अनुसार, और हमारी अपनी जो योगाहार की जो सोच है उसमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रायल जरूर करें, और अपने द्वारा स्वयं के लिए द्वारा लिए गए अनुभवों के आधार पर
फिर हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करें। आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। हमारे साथ नीलकंठ साबले आज बहुत समय बाद जुड़े हुए हैं, महीनों बाद जुड़े हैं मेरे ख्याल से, तो उनका भी स्वागत है। उनका भी हैंड रेज है, कृपया अपनी बात करिए साबले। ओम आदरणीय सभी को प्रणाम। योगाहार परिवार में मुझे कल ही लिंक ज्वाइन हुई। मैं बहुत दिनों से बीच बीच में थोड़ा जुड़ता रहा, लेकिन टाइम कम मिलता है तो नहीं जुड़ पाया, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं इस बीन्स का जो उत्पाद है, इसके साथ किसानों जिन्होंने ये उत्पादन लिया है वो किसानों से बातचीत हुई तो इससे और भी किसानों से ज्यादा उम्मीद बढ़ेगी, क्योंकि ये लगाने के बाद दूसरा फसल कैसा आता, मिट्टी की उपज कम होती है ज्यादा होती है, और जो अपन एग्रीमेंट करते हैं या उसमें जब अपना कोई सेंटर पर पुणे हो या दूसरे सेंटर पर जब अपना माल जाएगा तो वहाँ पर क्वालिटी कैसी होगी या उसमें रिजेक्ट क्वालिटी कौन सी है, ये सब किसानों से बातचीत होगी तब मालूम पड़ेगा। ऐसा मेरा एक ये है। तो और भी जो किसान अनुभवी है उसके जिन्होंने लगाए हैं, ये एक दो किसान इसमें योगाहार कार्यक्रम में आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद साबले जी, आप महाराष्ट्र से हैं और आने वाले समय पर हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि हम ऐसे किसानों को के भी बातचीत करें और उनके अनुभव को भी सुने। तो अब हमारा समय भी अब समाप्त की तरफ हो रहा है। कोई और प्रश्न अगर नहीं है तो फाइनल रिमार्क्स विनय जी और प्रणीत, आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपने क्या अंडरस्टैंड किया इस ग्रुप के बारे में? आप अपने कमेंट्स 2 मिनट में करके देन वी कैन क्लोज। Yes, sir. Sir, before going that, I just want you to ask how many farmers are exciting to do this. अभी हाँ, शरद जी ने अपनी बात कही थी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अभी कितने किसान ऐसे होंगे जो कि इच्छुक हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने हैंड रेज कर दें तो उससे एक पता लग जाएगा कि कितने लोग इच्छुक होंगे। नीलकंठ साबले जी, स्वास्तिक, अर्पण जी, 2 4 5 6 सिग्नोरिया जी दिख रहे हैं, कुछ हैंड रेज हो गए हैं और बाकी रोशन लाल जी भी उसमें है, तो एटलीस्ट 6 7 8 पीपल तो ऑन द स्पॉट ही हैं जो दिख रहे हैं। एंड कलेक्टिवली इनका एरिया भी काफी ज्यादा होगा। काफी लोग इसमें से नर्मदापुरम के हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं। तो बट दे विल कनेक्ट, जो भी आपको कनेक्ट करेंगे, आई थिंक दैट इज हाउ इट विल प्रोग्रेस। और मेरे ख्याल से विनय जी, आपका जो नेक्स्ट सेशन अगर होता है जिसमें कि किसान भी आते हैं तो उसमें उसकी नंबर्स भी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है जी। सिग्नोरिया जी कहते हैं मैं 1 एकड़ में कर लूंगा, और इस तरह से कुछ कमेंट्स आए हैं। बाकी लेट अस सी हाउ इट गोस। ठीक है विनय जी, फिर पवन सर, अभी मैं क्या करता हूँ, थैंक्स फॉर दिस। अभी शुक्रिया ऑल, आई मीन सभी किसान लोग को, जो भी प्रोग्रेसिव किसान लोग जुड़े हुए हैं, आपका टाइम दिया है। ये भी हमारा आई मीन नया अपॉर्चुनिटी मिला है ताकि ऑल स्टेट से, मतलब हर एक स्टेट से ज्वाइन होके आपका टाइम दे दिया। अभी ये म्यूचुअल एसोसिएशन के लिए भी आई मीन ऐसा नहीं है कि हम सीड दे दिया, आपने रिटर्न सीड दे दिया, पैसा दे दिया। किसान और कंपनी का रिलेशन म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए और लॉन्ग टर्म रिलेशन होना चाहिए, ये सोच के हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। थैंक यू पवन सर, थैंक यू ऑल द फार्मर्स, इवन थैंक यू प्रणीत फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। पवन सर, मैं अभी तुरंत मीटिंग होने के बाद मैं एक ग्रुप ऐड कर देता हूँ, आपको भी एडमिन कर देता हूँ। आपको जितना भी फार्मर्स होता है आप एडिशन करते रहिए, हम ग्रुप में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स रोशन लाल जी टू। थैंक यू, धन्यवाद आपको। और मैं अब ये अंतिम रूप में आज के सेशंस के थैंक्स करने के लिए, दिनेश जी आप वहां पर अवेलेबल है तो एक बार आप धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए, थैंक यू कर दीजिए सबका। मेरी या दिनेश जी धन्यवाद। ये अच्छा सेशन रहा है और जैसे सभी बातें सामने आई हैं कि किस तरह से
आगे जाकर के किसान बंधु अभी कुछ हैंड रेज भी हुए हैं, इस डायरेक्शन में काम करेंगे। और अभी जैसे ये बात भी सामने आई है कि 1-2 किसान जब जुड़ जाएँगे, तो संभावना ये है जो एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं कर्नाटका के, वो आएँगे तो तब हमारे जो फार्मर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनका थोड़ा उनको एक फीडबैक भी मिलेगा कि हाँ, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सामने आएँगे इसके लिए। तो आज कैलिफ़ोर्निया बुरेटो से हमारे आदरणीय विनय जी और आदरणीय हमारे प्रणीत जी आप आए। आप सभी आपको योगाहार की सभी सदस्यों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और योगाहार की सभी सदस्यों को इस कार्य को निरंतर आगे ले जाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। हम पुनः इस पर जल्दी ही चर्चा करेंगे ताकि मौसम भी आने वाला है बुवाई का, सोइंग का, हमारी एक माइंडसेट पे बन सके और आगे जो भी बातें होंगी, उसके लिए हम अगली चर्चा में सम्मिलित होंगे और अब हम मिलेंगे कल के सत्र में। दोनों सत्र अच्छे रहे, सुंदर रहे। आप सभी का पुनः-पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय पवन सर और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर, आपने सुंदर संचालन किया, मार्गदर्शन किया। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।